आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैक्समट ऑफ वीट। यानी फ्लैक्समट ऑफ वीट का ये डिजीज़ है, ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है। इसमें जो लीफ और स्टेम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लीफ के ऊपर एक रेखीय स्पॉट या धारियाँ बनती है जो आगे बढ़ती रहती है, जिनमें ब्लैक पाउडर या चूर्ण भरा रहता है। और स्टेम पर क्या होता है, स्टेम के ऊपर जो लीफ होती है वो बिल्कुल एकदम चिपकी हुई रहती है या लिपटी हुई रहती है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और धीरे धीरे यह एक झंडे की तरह यानी लटकी हुई दिखाई देती है। जहाँ से यह लीफ जुड़ी रहती है उस भाग से बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाती है और इनमें जो पाउडर भरा होता है वो स्वतंत्र हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है और वातावरण में फैल जाता है। और धीरे धीरे यह स्टेम और स्टेम के बाद होल प्लांट्स पर डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। और इसका जो पार्ट्स होता है ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद ये फंगस की वजह से कमज़ोर होता है। फंगस की वजह से कमज़ोर होने के बाद में जो आगे का पोर्शन होता है जिस पे बाली बननी होती है या स्पाइक बननी होती है वो प्रॉपर रूप से भोजन लाने और ले जाने की क्रिया प्रभावित होती है और पौधा बीच में से तना टूट जाता है और पौधे की मृत्यु हो जाती है, जिससे आर्थिक नुकसान अधिक होता है। यह एक फंगस द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है फ्लैक्समट ऑफ वीट। इस डिजीज़ को सर्वप्रथम 1968 के अंदर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया देश में देखा गया था। यानी इस डिजीज़ को सर्वप्रथम जो देखने वाला क्षेत्र था वो ऑस्ट्रेलिया देश था। 1968 के अंदर इसको सर्वप्रथम देखा गया था। भारत में यह रोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। यानी जहाँ पर गेहूँ की फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है वहाँ पर यह डिजीज़ मुख्य रूप से होता है। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी इस रोग का वर्गीकरण, इसका किंगडम है वो है फंजाई यानी कवक द्वारा उत्पन्न होता है। जो फाइलम है वो है बेसिडियोमाइकोटा है और क्लास है अस्टिलेजिनोमाइसिटीज़ है। इसका जो ऑर्डर है वो है यूरोसिस्टिडेलिस। जो फैमिली है वो है यूरोसिस्टिडायसियस। जो जीन्स है वो है यूरोसिस्टिस। जो स्पीसीज़ है वो है यूरोसिस्ट एग्रीपायरी। सिम्टम्स यानी लक्षण। इस रोग के जो लक्षण हैं या इस रोग को ध्वजकंड के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का आक्रमण है वो सबसे ज़्यादा तने पर होता है, यानी जो तना होता है उस पर सबसे ज़्यादा इसका आक्रमण होता है और स्पाइक पर भी होता है। तथा जो नए अंकुरित पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तथा लीफ जो होती है वो झंडे की तरह लिपट जाती है। यानी एक फ्लैग की तरह जो लीफ होती है वो तने के चारों ओर लिपट जाती है, जिसके कारण इसे फ्लैक्समट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। शीघ्र ही ऐसी लीफ नीचे गिर जाती है और रोग रोधी पौधा बीज उत्पन्न या जिसमें रोग उत्पन्न है पौधे में वो बीज उत्पन्न नहीं कर सकता। तथा इसमें कवक काले रंग की पाई जाती है। जो इसमें कवक होती है वो काले रंग की होती है और उसकी जो संरचना होती है वो फूली हुई होती है। तथा रेखीय स्पॉट यानी लीफ के ऊपर एक रेखा के रूप में स्पॉट दिखाई देते हैं या उत्पन्न होते हैं और उन स्पॉटों में ब्लैक कलर का पाउडर भरा रहता है यानी चूर्ण भरा रहता है। ब्लेड्स के समांतर होती है। जो ये स्पॉट्स होते हैं या संरचनाएं होती है या रेखाएं होती है वो ब्लेड्स के समांतर होती है। इनमें कवक बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु काले रंग का चूर्ण निर्मित करते हैं। यह चूर्ण कुछ समय बाद लीफ की सतह पर फैल जाता है। यानी जो ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है ये लीफ की सतह पर फैल जाता है और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजन। इस डिजीज़ का जो पैथोजन है यानी इसकी जो कवक है उसका नाम है यूरोसिस्टिस एग्रीपायरी। इसको ध्यान में रखना, ये 1 नंबर में न्यू टाइप में पूछा जाता है यानी ए पार्ट्स में हर बार पूछा जाता है। इस कवक के जो बीजाणु होते हैं वो एक छोटी बॉल की जैसी संरचना के दिखाई देते हैं, यानी स्मॉल बॉल के समान दिखाई देते हैं, जिनका कलर चमकीला होता है और ब्राउन कलर के होते हैं। बीजाणुओं का जो माप होता है वो 18 से 55 mm आकार का होता है। यानी जो बीजाणु बनते हैं कवक के उनका जो आकार होता है वो 18 से 55 mm के आकार के होते हैं और वो ब्राउन कलर के होते हैं तथा चमकीले होते हैं और एक स्मॉल बॉल यानी छोटी बॉल के आकार की संरचना होती है। इनमें अस्टिलेगो बीजाणु जो गोल आकार के व दीर्घवृत्तीय, ये तृतीय नहीं है ये वृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय प्रकृति के होते हैं। इनमें कवक
जो कवक होती है जो वो सेप्टेड प्रकृति की पाई जाती है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, सेप्टेड प्रकृति की होती है, तथा बेसिडियम बीजाणु बनाती है। जो कवक होती है वो बेसिडियो बीजाणु का निर्माण करती है। ये बीजाणु एक लंबी जनन नलिका बनाकर अंकुरण करते हैं। ये जो बेसिडियो बीजाणु होते हैं वो एक लंबी जनन नलिका बनाकर अंकुरण करते हैं और क्रॉस करते हैं और नई कवक का निर्माण करते हैं, यानी क्रॉस के बाद एक नई फंगस का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिजीज साइकिल। जो डिजीज साइकिल है इसमें पहला पॉइंट है यह डिजीज सोइल और सीड बॉर्न डिजीज है, यानी यह डिजीज जो सोइल के द्वारा भी उत्पन्न होती है और सीड के द्वारा भी उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके जो कवक होते हैं, कवक के जो बीजाणु होते हैं वो मृदा में लंबे समय तक जीवित पड़े रहते हैं, यानी लंबे समय तक ये जीवित मृदा में पड़े रहते हैं तथा मृदा में इनकी जीवन क्षमता कई वर्षों तक बनी रहती है, यानी ये मृदा में बहुत लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं और अगले वर्ष हेतु नया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस रोग का जो प्रसारण होता है वो 5 से 5.7 पीएच मान वाली मृदा जो होती है, जिसका पीएच मान 5 से 5.7 होता है, उस मृदा में इस रोग का प्रसारण सबसे ज़्यादा होता है। और 24 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, यह तापमान अगर इस कवक को मिल जाए तो इस तापमान पर इस कवक का सबसे ज़्यादा प्रसारण होता है। इसके जो बीजाणु होते हैं वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं, यानी किसी मृदा का तापमान अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो उस मृदा में इस कवक के बीजाणु 10 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। सामान्यतः यह रोग कैल्शियम की अधिकता वाली मृदाओं में अधिक होता है, यानी जिन मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है उन मृदाओं में यह डिजीज सबसे ज़्यादा होती है, या न्यूनतम में अधिक उत्पन्न होती है। या तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो या बिल्कुल ही न्यूनतम हो, तो यह डिजीज सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। प्रबंधन में जो पहला पॉइंट है, इस रोग को रोकने के लिए जो सीड होते हैं, सीड को बोने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए सबसे अच्छी दवा है थीराम और कैप्टान, यानी इन दवाओं को बीज से या जो बीज है बोने से पूर्व इन दवाओं से उपचारित करना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट है, अगर यह रोग दिखाई दे, यानी खड़ी फसल में अगर यह रोग दिखाई दे तो बाविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। या तीसरा पॉइंट है रेसिस्टेंट वैरायटी, यानी रोग रोधी किस्मों को लगाना चाहिए। जो पहली वैरायटी है वो है NP 165 या पूसा 4, HB 121, HB 113, NP 2117। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी ग्रीष्म काल होता है जुलाई अगस्त का महीना, उस समय मृदा में गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे यह डिजीज़ या कवक है वो मृदा के ऊपरी सतह पर आ जाए और सनलाइट की वजह से नष्ट हो जाए, यानी खत्म हो जाए, तो अगले वर्ष हेतु इसके जो बीजाणु है या बेसिडियो बीजाणु है वो जीवित न रहे और मर जाए। नेक्स्ट है फसल अवशेष को जला देना चाहिए, यानी जब फसल की कटाई कर लें तो फसल की कटाई करने के बाद उन फसल के अवशेषों को जला देना चाहिए जिससे बेसिडियो जो बीजाणु है वो मर जाए या नष्ट हो जाए।